कहाँ गई राजनीति? दुष्यंत चौटाला उसी परिवार से हैं, अलग पार्टी से हैं। अभय चौटाला उसी परिवार से हैं, अलग पार्टी से हैं। रणजीत चौटाला उसी परिवार से हैं, अलग पार्टी से हैं। नैना चौटाला जी, ये तो अपनी पत्नियों, बच्चों, बेटियों समेत राजनीति में घुसते जा रहे हैं। भाई इनके बच्चे फौज में क्यों नहीं जाते जी? दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला अच्छे हैं, 6 फुट नौजवान हैं, क्यों नहीं फौज में भर्ती हुई? एमएलए सांसद ही बनना है क्या उनको, जो एक गांव से और गरीब किसान होगा जी? हमें यहाँ जयंत चौधरी, दुष्यंत चौटाला और इनकी अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है चौधरी छोटू राम की, हमें जरूरत है चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह जब स्वर्गवास हुआ उनका, उनके खाते में 112 रुपए थे जी। इसका सबसे बड़ा भरोसा यही है कि मैं प्रत्याशी किसी परिवार से नहीं लूंगा, मैं लोगों के बीच से लूंगा। मैं सत्ता दोबारा से चौधरी साहब की विचारधारा के तहत लोकतंत्र को देश में जीवित करना चाहता हूँ। अभी आपके कैमरे के सामने कहता हूँ, मैं 24 का चुनाव पार्टी लड़ेगी, 50% से ज्यादा सीटें मैं किसानों को दूंगा और ऐसे गरीब किसानों को दूंगा जिनके पास पैसा नहीं जी। क्योंकि मोदी से लड़ने के लिए 2 चीजों की बड़ी आवश्यकता है जी। एक पहली चीज कि गरीब होना चाहिए जी। नहीं तो ये सीबीआई और ईडी से डराते हैं जी। आपको बता जी, जी, जी। ठीक है, गरीब के साथ एक कमजोरी भी अपने आप आ जाती है कि वो गरीब है जी, उसे खरीदा जा सकता है। गरीब के साथ ईमानदार लोग, तो हरियाणा में जो गरीब ईमानदार लोग हैं और जिनको ये लगता है कि राजनीति में आने के लिए बहुत धन बल की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उनको लिए मैं कहना चाहूंगा वो राजनीति में आए। किसी धन बल की आवश्यकता नहीं है, और अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए लोकदल बैठा है, प्रदीप हुड्डा बैठा है, मैं आपकी मदद करूंगा। उसे हम आमतौर पर पत्रकारों को ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो सच है उसे कहना चाहिए, उसमें गलत क्या है? सच है, जातिगत राजनीति समय की सच्चाई है, इन चीजों को खत्म करेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हरियाणा प्रदेश हो या देश हो, इसको जातियों में, धर्मों में बांटा जाए। सब धर्म में अच्छे लोग हैं, कर रहा हूं मैं। तो जब बीजेपी नहीं उभर रही थी तो संघ भी ये चाहता था कि हम लोकदल को सपोर्ट करें। 2022 में आज हम बैठे हैं, ना किसानों की आय दोगुनी हुई है, ना हर घर का सपना साकार हुआ है। आपने जब लोकदल थी, लोकदल पार्टी ने ही, चौधरी साहब ने गन्ने का भाव 5 रुपए से सीधा 15 रुपए किया था, 3 गुना। अरे भाण भाई, राम राम भाई, तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज, और एनडी न्यूज के राजनीति का पिटारा में जो प्रोग्राम है उसके खास मेहमान हैं भाई प्रदीप हुड्डा, जो लोकदल के हरियाणा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। और लोकदल कौन सी? या राष्ट्रीय लोकदल वाली लोकदल नहीं भाई, जो असली लोकदल है, जो चौधरी चरण सिंह ने बनाई है, जिसमें तमाम देवीलाल जैसे दिग्गज रहे हैं और बड़े बड़े नेता जिसमें रहे हैं, उस लोकदल के जो असली लोकदल जिसने कहा अगर लोकदल परिवार बोलिया जा करता, किसी टाइम में अदब तक नाम लिया करते लोकदल परिवार, तो उस परिवार के सदस्य हैं भाई हुड्डा साहब। तय मिलवाएंगे आपने, और इन पर उत्तर प्रदेश चुनाव पर खास चर्चा, और जो पुरानी जो हमारी खास कार्यक्रम है, आपने किस्सा सुनाया करा, किस्सा की जो बात कराएंगे कि किस प्रकार से अजीत का कन्फ्लिक्ट होया, राष्ट्रीय लोकदल कड़त आई, और क्योंकर मुलायम सिंह ने चित कराया राजनीति का अखाड़ा में अजीत सिंह को। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हुड्डा साहब, सबसे पहले 113 सीटा पर चुनाव लिया 2 चरणों में, उसमें के माहौल है, आपकी पार्टी का के माहौल है, और वैसे ओवरऑल आपने क्या लग रहा है? हमारी पार्टी का भी सोमवीर भाई अच्छा माहौल है जी, और लोकदल की नीति रही है किसान राजनीति को जीवित रखना जी। अभी मैं आपकी बातों से सुन रहा था कि लोकदल राष्ट्रीय लोकदल नहीं, असली लोकदल, तो कहीं ना कहीं आज ये आपको बताना पड़ रहा है जी। लेकिन लोकदल तो एक ही है जी, उसके साथ की अलग ब्रांड खुल गई हैं, राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, जननायक जनता पार्टी, बहुत सी चीजें हैं जी। लेकिन लोकदल असली एक ही है, लोकदल का नाम जी, जो चौधरी चरण सिंह के विचारों की राजनीति करती है जी। आज भी चौधरी चरण सिंह जी का निवास स्थान जो 8 माल एवेन्यू होता था, वही राष्ट्रीय कार्यालय है, और आज भी हम उनकी नीतियों को लेकर चल रहे हैं। और शायद जैसे आज किसान बुरे हाल में है, ऐसे ही लोकदल भी बुरे हाल में है।
हैं, क्योंकि लोक दल जातिगत राजनीति नहीं करता, वो किसानों की राजनीति करता है। और जैसी स्थिति किसानों की है वैसी ही आज आप लोक दल की कह सकते हैं। और पर आपने अब बात की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 113 सीटें जो 2 चरण हो चुके हैं, बीजेपी तो सफाया है जी, क्योंकि किसान आंदोलन अपने पूरे बूम पर था। चाहे किसान आंदोलन का फायदा राष्ट्रीय लोक दल को मिल रहा हो, वो भी चौधरी साहब के परिवार से हैं जी। जो अजीत सिंह जी चले गए उनके बारे में तो कहना नहीं चाहिए, उन्होंने भी किसानों का तो साथ दिया, और कहीं ना कहीं परिवार से हैं तो हमारे साथी हैं। हम भी ज़्यादा उसमें नहीं कर रहे कि एक अच्छा किसानों को अगर विकल्प मिले, और मेरी शुभकामनाएं भी हैं जयंत चौधरी जी को, अगर वो चौधरी साहब का सपना पूरा कर सकें। मेरे लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल कोई ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। मैं चाहता हूँ एक किसान दोबारा से देश का प्रधानमंत्री बने, प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई में हम उनके साथ हैं जी। भविष्य की आपने बात की, हेलीकॉप्टर वाले नेता कहा जा रहा है जयंत चौधरी को और अखिलेश को। इस पे जो भाजपा के जो जमीनी नेता हैं, और सच्चाई भी है, वो लोग जमीन पे काम करते हैं, तभी पिछली बार इतना बहुमत आया था। लेकिन जो बड़े नेता हैं, चाहे लोकदल के हों या फिर आपकी पार्टी के जो असली लोकदल जिसे बोला जाता है उसके नेता हों, जमीन पे दिखाई नहीं देते, इसीलिए उनके फटे हाल हैं। क्या कहना चाहते हैं? सोमवीर भाई, मेरी पार्टी तो आपके साथ ही थी, आप मेरे साथ 378 दिन रहे जी। ये बात मैं व्यक्तिगत बोलना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी गाजीपुर बॉर्डर पर रहता था। हुड्डा साहब वहाँ अक्सर गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आते थे, लेकिन इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ क्या हो गया, कभी कभार हमने देखे हों, तो वो लोग नहीं आ रहे जमीन पे। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कुछ लोग हेलीकॉप्टर के नेता, शायद वो कह सकते हैं, लेकिन मैं तो आपके साथ पूरा 1 साल था। आप भी शायद वहाँ 29 जनवरी को 30 को पहुँचे थे, तो आपको मेरा टेंट मिला होगा। और राकेश टिकैत जी के जाने के बाद ही मैंने वहाँ से पलायन किया है जी। तो किसानों के साथ आप कहीं भी दिक्कत आएगी हमें खड़ा देखेंगे, मैं ज़रूर मिलूँगा जी। और बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में तो नेता है नहीं जी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूँगा कि वो गुलामों की पार्टी है जी। जैसे सत्यपाल मलिक जी गवर्नर होते हुए मुखर होकर आए, नेता का दायित्व होता है जनता के लिए आए आगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद नहीं आ पाए। वहीं से पश्चिम से बड़े नेता हैं, संजीव बाल्याण हैं, सत्यपाल जी हैं, वो नहीं आए। अरे भाई, लोकतंत्र में आपको जनता की आवाज बनना होता है जी। और सही मायने में देखा जाए तो 30 नवंबर से पहले हमारे अखिलेश जी भी घर से नहीं निकले, लखीमपुर नहीं पहुंच पाए, तो वो भी कभी आंदोलन में नहीं थे। लेकिन हाँ, ये भी सत्य बात है, आज किसान आंदोलन का पूरा फायदा राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है, जयंत चौधरी जी को मिल रहा है जी। फायदे की बात की, क्या ये फायदा किसानों को मिलेगा? ये तो पार्टी की बात होगी कि भाई आंदोलन का फायदा किसने उठा लिया, क्या किसाना थी भी वो फायदा मिलेगा कि नहीं? देखिए सोमवीर जी, इसमें एक हरियाणवी की आपको कहावत बताऊं। आप मेरे घर आए, मैंने आपका मान सम्मान किया, चाहे मैं चटनी रोटी से करूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि मैं आऊं तो आप भी मेरा मान सम्मान करें जी। आज किसानों की वजह से जयंत चौधरी दोबारा सत्ता में दिखाई दे रहे हैं, उनको पूरा फायदा मिल रहा है, तो उनका भी दायित्व बनता है वो सत्ता में आए तो किसानों को अपने वादे पूरे करें, MSP की गारंटी दिलाएं। का भाव, मैं तो कहता हूं चौधरी साहब ने जब लोकदल थी, लोकदल पार्टी ने ही, चौधरी साहब ने गन्ने का भाव 5 रुपए से सीधा 15 रुपए किया था, 3 गुना। तो हम तो आज भी 2 गुना कहते हैं, अगर लोकदल सत्ता में आएगी तो 350 से 700 करेगी जी। लेकिन ये अगर 450 500 भी कर देंगे तो भी किसान खुश हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज किसानों ने मान सम्मान उन्हें दिया है, वो उनको सूद समेत किसानों को लौटाना चाहिए जी। लौटाना चाहिए। आपको क्या लगता है, लौटा पाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है कि जो अजीत सिंह के जाने के बाद जो जिम्मेदारी जयंत पे आई है, क्या वो जिम्मेदारी वो निभा पाएंगे? अब तक तो वो एक सांसद रहे, फ्री हैंड था, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बने, जनता भी उन्हें प्यार दे रही है। क्या उस प्रकार से, जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह किसानों की राजनीति करते थे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं तो बिल्कुल चाहूँगा सोमवीर जी, राजनीतिक प्रतिद्वंदता ना सोचते हुए मैं चाहूँगा कि वो आगे आएँ और किसानों के लिए अच्छा करें, क्योंकि हम आज भी अच्छे को सपोर्ट करते हैं। अगर वो अच्छा कर पाते हैं
मैं उम्मीद करूंगा और करना चाहिए। लेकिन अभी आपने अजीत सिंह की बात की, तो जैसे अजीत सिंह जी के स्वर्गवास हुआ उस काल में भी सिर्फ शायद मैं लोकदल ने ही ये आवाज़ उठाई थी, मैंने ही कहा था कि भाई उनको वहाँ पर क्यों दाह संस्कार कर दिया जाए गुमनाम चेहरे की तरह। भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह का दाह संस्कार किया, पूरे उसमें एक तरीके से मार्केटिंग की उनकी चुनाव के लिए। और तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर जो कुरुक्षेत्र में किया था, नाम आपको ध्यान होगा उनका भी किया गया, वो कोरोना से थे। लेकिन अजीत सिंह को वो सम्मान क्यों नहीं दिया गया? देश के किसान नेता रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी के बेटे रहे हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैं कहीं ना कहीं जयंत को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि जयंत को उस समय मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए थी और उस चीज को रोक देना चाहिए था। क्योंकि मैं परिवार का सदस्य नहीं हूं, मैं आवाज उठा नहीं सकता, तो उनको तुरंत आवाज उठानी चाहिए थी। और किसान आंदोलन चल रहा था, किसान उनके साथ थे, मैं उनके साथ था, और करते तो हम जरूर करते। लेकिन चलिए वो अब बीती बातें हो गई। अब बात करते हैं भविष्य की। जी, इतिहास भविष्य बताइए पहले, जो निकट परवर्ती भविष्य है कि जो सीटों पे चुनाव होने वाले हैं वहाँ की क्या स्थिति देखते, कौन सरकार बना रहा है? स्थिति तो आज कहीं भाजपा तो वहाँ आ नहीं रही है जी। स्थिति गठबंधन की मजबूत। नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग फिर ईवीएम को कोसते रहना। नरेंद्र मोदी जी का तो कार्य है झूठ बोलना जी। अब हम भूल चुके हैं, अब हम उनकी किसी स्टेटमेंट पे टिप्पणी करें, अब मान चुके हैं कि वो जो भी बात करेंगे झूठ ही करेंगे जी। क्योंकि पिछले एक साल ने किसान आंदोलन ने उनकी हर बात को दिखा दिया। 7 साल में एक भी बात ऐसी नहीं है जो इस बात पे या जिस वायदे पे वो खरे उतरे हो। 2022 में आज हम बैठे हैं, ना किसानों की आय दोगुनी हुई है, ना हर घर का सपना साकार हुआ है। ये दोनों बातें उन्होंने 2022 के लिए कही थी कि हर गरीब का घर होगा, जो नहीं हुआ। हर गरीब के घर से मैं कहूँगा खाना भी गायब हो चुका है। आप देखेंगे गाड़ियों में तेल नहीं है और रसोई में सरसों का तेल नहीं है, रसोई में गैस नहीं है। वापिस उन्होंने चूल्हा देने की बजाय जो गैस सिलेंडर दे रहे थे, उन्होंने लकड़ी वाले चूल्हे पर सिलेंडर वालों को भी ला दिया है। महंगाई इस कदर। तो फाइट किसकी है? यूपी में आप कह रहे हैं कि भाजपा फाइट में नहीं है, तो कौन फाइट कर रहा है? यूपी में फाइट जो है, 403 सीटों का क्या परिणाम होगा? क्या अखिलेश ले जाएंगे? नहीं, इस बार किसान जीतेगा। लड़ाई भाजपा वर्सेस सपा या भाजपा वर्सेस अदर्स नहीं है, लड़ाई है कॉरपोरेट वर्सेस किसान जी। जो आज लड़ाई जीती है हमने गाजीपुर, वो कॉरपोरेट के खिलाफ है। संसद का हम सम्मान करते हैं। वो जो बिल लाए गए थे वो संसद में संसद के द्वारा नहीं लाए गए, वो कॉरपोरेट ने डिजाइन करके संसद को दे दिए थे जी। संसद को कहीं गुलाम बनाए जाने की तैयारी कर रही थी। किसानों ने संसद को कॉरपोरेट से आजाद कराया है जी। कि संसद हमारी है, किसी कॉरपोरेट की नहीं। और आज उत्तर प्रदेश कहें, पंजाब कहें, उत्तराखंड कहें, गोवा कहें, ये चुनाव भी कॉरपोरेट वर्सेस किसान है जी। अब यहाँ देखते हैं किसान जीतता है या कॉरपोरेट। और मेरे बारे में पूछेंगे, मैं किसानों के साथ हूँ, चाहे हारे या जीते, हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये बात आती है कि राजनीतिक तौर पे आपकी पार्टी का तो सिंबल भी फ्रीज हो रखा है, जो लोकदल है, तो इसे कैसे जिंदा करेंगे? क्या रणनीति है? नहीं, सिंबल तो फ्रीज नहीं है। सिंबल तो हमारी अभी भी 0.8% वोट वहाँ आई थी और उत्तर प्रदेश के लिए 1% चाहिए। और चुनाव आयोग ने कहा भी था कि इतने बड़े प्रदेश में जहाँ ज़्यादा संख्या है तो आपको सिंबल 0.8 पे भी हम दे देंगे। लेकिन उनको लगा कि ये हमारा सिंबल जो है किसान आंदोलन में यूज़ हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें क्षति पहुँचाते, इसलिए इस बार उन्होंने नहीं दिया। नहीं तो पार्टी ने 12 और 17 का चुनाव सिंबल पर लड़ा है और आगे फिर पार्टी आ जाएगी। और यहाँ सोमवीर जी, पार्टी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यहाँ विचारधारा की ज़रूरत है। चौधरी साहब की विचारधारा और किसानों के लिए पार्टी, ये जिंदा रखने की आवश्यकता है। हमें आज भी किसी से परहेज नहीं है कि किसी गठबंधन में बहुत सारी पार्टियां आई, आपने देखा होगा, इतिहास देखेंगे तो शायद आप तो पैदा नहीं हुए होंगे जब लोकदल का गठन हुआ। इस लोकदल को लेने के लिए बहुत सारी विलय के लिए चीजें आई, लेकिन चौधरी साहब ने एक ही चीज कही थी कि किसानों के लिए इस देश में 2 पार्टियों का होना बहुत जरूरी है, लोकदल और जनता पार्टी।
जनता पार्टी का शायद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने विलय कर दिया, नहीं ये दो पार्टी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हर तरफ सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही दिखाई दे रही है। तो किसानों की ना कांग्रेस है ना भारतीय जनता पार्टी है। किसानों के लिए चौधरी साहब ने कहा था ये चीज़ रखनी है, तो हम बेशक विपक्ष में रहें, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन वो राजनीति तो खत्म होती जा रही है। किस पार्टी, कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पे काम कर रही है? वो तो पूर्ण रूप से एक गड्ढे में डल गई, ठंडे बस्ते में पड़ी है उनकी विचारधारा। नहीं कर रही, चाहे देवीलाल की कहें, मुलायम सिंह भी तो इसी पार्टी से निकले हैं, नीतीश कुमार इस पार्टी से, नीतीश कुमार लोकदल के युवा के अध्यक्ष होते थे, तो सभी इसी से निकले हैं। लेकिन विचारधारा अलग होने की वजह से वो बढ़ते चले गए। आज आप देखिए, आज चुनाव किस पे हो रहा है? आज चुनाव जातीय समीकरण पे हो रहा है। चौधरी साहब को कोई जाट नहीं कहता था, आज भी नहीं कहते हैं। चौधरी साहब को किसान के नाम से जाना जाता था। तो ये जो हमारे नेता हुए हैं, चौधरी छोटू राम कहें, चौधरी चरण सिंह कहें, इनको किसान के नाम से जाना जाता है। किसान इनको भगवान मान के पूजते हैं। चौधरी चरण सिंह कभी कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेते थे, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं। किसान उनके लिए खेत का एक पोर्शन अलग बोते थे। अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है तो वो 9 एकड़ अपने लिए बोता था, 1 एकड़ चौधरी साहब के लिए बोता था। और उस 1 एकड़ की फसल से जो उनको लाभ मिलता था वो चौधरी साहब के पास भेज के आते थे कि ये चौधरी साहब आपका हिस्सा है। तो वो थी किसान राजनीति। इसलिए किसान कहते थे हाँ ये पार्टी किसानों की पार्टी है। आज कौन सी पार्टी है जो कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेती? बताएं आप मुझे। जी, अभी पिछले 1 साल में 9200 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को चंदा आया है, और ये एक ब्लैक मनी स्कैम पूरा बताया जा रहा है। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। ये सवाल हुड्डा साहब कि किस प्रकार से ये कन्फ्लिक्ट कैसे पार्टियों में हुआ? चौधरी चरण सिंह जी बीमार जिस वक्त पड़े 87 के आसपास, तो कैसे ये तितर बितर पूरी पार्टी होगी? देखिए सोमवी जी, हिंदुस्तान में कहें तो जैसे आज भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा कर रखा है, ऐसे ही कांग्रेस का शासन होता था जी। कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी की होती नहीं थी, चाहे उसको पारिवारिक विचारधारा कहें। लेकिन चौधरी साहब ने ही कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन 80 में वो कांग्रेस के साथ गए भी तो थे। नहीं, कांग्रेस के समर्थन से तो प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बने जरूर थे, लेकिन आपको शायद इतिहास में ये भी पता होगा, अकेले प्रधानमंत्री थे जो कभी सदन में नहीं गए। जी, संसद में 6 महीने तक रहे। तो उसके वो क्यों नहीं गए उसके बारे में भी जानिए। जो कांग्रेस ने ऑफर दिया था वो चौधरी साहब को मोरारजी देसाई ने के लिए, जिस समय को इंदिरा गांधी ने चौधरी साहब को फ़ोन किया कि आप कल जाइए और हमारा समर्थन है, लेकिन आपको एक बार इधर हमारे से मिल के जाना पड़ेगा कांग्रेस से, तभी चौधरी साहब ने गाड़ी निकलवाई और सीधा राष्ट्रपति जी के पास पहुंचे थे। और राष्ट्रपति जी ने कहा कि अभी कैसे आए चौधरी साहब? बोले भाई सुबह वो है। अरे सुबह है वो तो अभी, आप अभी क्यों आए? बोले मुझे कठपुतली बनकर कार्य नहीं करना, मैं किसानों के द्वारा भेजा गया हूँ और किसानों के लिए कार्य करूँगा, और मैं लोकतंत्र की पूजा करता हूँ जी। वो इसके गठजोड़ के उसमें नहीं थे, तो फिर भी राष्ट्रपति जी इतनी उनकी इज्जत करते थे कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो 6 महीने तक तो मेरे हाथ में है, आप कल जाइए सदन में, कल देखते हैं कि बहुमत मिलता है या नहीं। उन्होंने तभी इस्तीफा दे दिया था, आप इस्तीफे की डेट देखेंगे उनकी तभी थी, लेकिन वो अगले दिन बहुमत ना पास होने के कारण वो कभी गए ही नहीं, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि वो कठपुतली बनकर काम नहीं करना चाहते थे, वो किसानों की आवाज़ बनकर काम करना चाहते थे। और जितने दिन रहे वो किसानों की आवाज़ रहे। हाँ, बाद में राजनीतिक शुरुआत हुई, चौधरी साहब 86 में कोमा में चले गए, इधर से देवीलाल जी ने राजनीति शुरू की, उधर से मुलायम जी ने करी, ये सभी इसी पार्टी से होते थे। तो कहीं ना कहीं अजीत सिंह जब आए 86 में, वहाँ से अजीत सिंह, वो अजीत सिंह को जो किस्सा आप बता रहे थे लेके आने का, जो लोकदल के जो अध्यक्ष रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, वो लेके आए थे, वो किससे, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। राजेंद्र सिंह जी चौधरी चरण सिंह के साथी होते थे, उन पर वो बहुत भरोसा करते थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। वो वहाँ उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई मंत्री रहे, नेता विपक्ष रहे।
तो सबसे ज़्यादा चौधरी साहब उन पे भरोसा करते थे जी। तो वही जब चौधरी साहब कोमा में चले गए तो उन्हें लगा कहीं किसान राजनीति ख़त्म ना हो जाए। देश में पारिवारिक राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। इधर से 86 में ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव लड़ चुके थे देवीलाल जी के सुपुत्र। तो वो इसलिए, और माता गायत्री देवी जो चौधरी साहब की पत्नी थी वो जाके अजीत सिंह को अमेरिका से लेके आए। और अजीत इसमें चौधरी चरण सिंह जी का क्या मत था? वो खुश थे उनके बेटे को राजनीति में लेकर के आने? ऐसी तमाम बातें चलती हैं कि उन्होंने कहा था कि उन्हें बेशक वो आप वोट मत देना। हाँ बिल्कुल कहा था, क्योंकि तो अगर वो कोमा में थे तो फिर बाहर आ गए थे कोमा से? नहीं, ये कब की बात है? अजीत सिंह तो आप बता रहे हैं कि उनके कोमा में जाने के बाद उनको लाया गया था। जी। तो उसके बाद की जब चौधरी साहब बीमार थे तो अजीत सिंह आए थे। कोमा में जाने के बाद नहीं, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, तो भाई पिता बीमार है तो पुत्र तो आएगा ही, ठीक है, तब वो आए थे। उसके बाद जब आने के बाद राजनीतिक शुरुआत हुई कि भाई अब चौधरी साहब के बाद कौन, जो दिन प्रतिदिन उनकी हालत गिरती जा रही थी। इस बीच में एक और भी किस्सा हुआ था, शायद आपको बता दूं, पालमपुर में संघ की मीटिंग हुई थी और संघ बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। तो बीजेपी की 2 सीट आती थी, लोकदल की 4 थी संसद जी। पर तो ये 80 के चुनाव की बात, 80 के बाद, ये 86 की बात करें। कोमा में जाने के बाद नहीं, उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, तो भाई पिता बीमार है तो पुत्र तो आएगा ही, ठीक है, तब वो आए थे। उसके बाद जब आने के बाद राजनीतिक शुरुआत हुई कि भाई अब चौधरी साहब के बाद कौन, जो दिन प्रतिदिन उनकी हालत गिरती जा रही थी। इस बीच में एक और भी किस्सा हुआ था, शायद आपको बता दूं, पालमपुर में संघ की मीटिंग हुई थी और संघ बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था। तो बीजेपी की 2 सीट आती थी, लोकदल की 4 थी संसद जी। पर तो ये 80 के चुनाव की बात, 80 के बाद, ये 86 की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब बीजेपी नहीं उभर रही थी तो संघ भी ये चाहता था कि हम लोकदल को सपोर्ट करें जी। लेकिन चौधरी साहब कोमा में थे तो लोकदल गया नहीं था उस मीटिंग में जी। तो जब अजीत सिंह को यहाँ लाया गया, अजीत सिंह को चौधरी साहब ये कहते थे कि मैं किसान हूँ, मेरा बेटा अमेरिका में पला बड़ा है, वो किसान का दर्द नहीं समझता, तो उसे कभी राजनीति में मत लाना। लेकिन फिर भी भाई किसान राजनीति को जिंदा रखने के लिए इन्होंने, राजेंद्र सिंह जी ने कोशिश की, इनको लेके आए। लेकिन जैसे ही वो आए तो इधर देवीलाल परिवार मुलायम सिंह को कहीं ना कहीं अपनी दिक्कत होने लगी। मुलायम ने लगा कि अब आपका वोट बैंक उधर जाए। मुलायम सिंह को भी 82 में नेता विपक्ष चौधरी साहब ने ही बनवाया था। अगर शायद आपको बताऊं वो किस्सा भी, वीपी सिंह जी ने मुलायम सिंह को मारने के आदेश दे दिए थे और जब मुलायम सिंह उस समय विधायक होते थे, उनको ये सूचना मिली तो वो साइकिल से अपने वहाँ सैफई से लेकर दिल्ली 6 फिरोजशाह तुगलक रोड पे चौधरी साहब का निवास स्थान होता था, वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा था चौधरी साहब मुझे बचाइए। साइकिल से वहाँ आए थे मुलायम सिंह जी। आज उनका निशान साइकिल ही हो गया है जी। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ से, दिल्ली से ही चौधरी साहब ने उनको नेता विपक्ष बनाया था जी। नेता विपक्ष के फिर उनको प्रोटोकॉल मिला, फिर वो दिल्ली ही रहते थे चौधरी साहब के पास और सदन में भी सीधे फ्लाइट से लखनऊ जाते थे जी। तो वहाँ तक मुलायम सिंह अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे और मुलायम सिंह नहीं चाहते थे कि अजीत सिंह राजनीति में आए। आज जो ये गठबंधन हो रहा है उनका, दोनों का, जयंत और उसका, तो उसी के बताऊं वो उन्होंने ही अजीत सिंह को रोका था। आज जयंत चौधरी उधर है, मैं तो चाहता हूं अच्छे से रहें, किसान राजनीति दोबारा शुरुआत हो। तो तब धीरे धीरे मुलायम सिंह ने उनको एस्टेब्लिश किया और राजेंद्र सिंह जो चौधरी साहब के करीबी थे, जो इजलास से लड़ते थे, उनको 64 वोटों से चुनाव हराया गया था वहाँ। वो और उनके पिता, वो 9 बार वहाँ से विधायक रहे थे, लेकिन इसलिए हटाया था कि अगर वो जीत जाते तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाते जी। तो अब हरियाणा के बारे में बताइए हुड्डा साहब, आप अध्यक्ष हैं लोकदल के, तो यहाँ क्या रणनीति रहने वाली? क्योंकि यहाँ भी कुछ राजनीति डगमगाई लगती है। फिलहाल कांग्रेस का पलड़ा भारी है, अगर जमीन पे जाएं तो भविष्य में ये क्या रूप लेगी कि जिस प्रकार से जाट राजनीति एक अंत की ओर जा रही है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। 10 सीटें जननायक जनता पार्टी की आई और जो भाजपा के विरोध में वोट गिरे थे वो अपनी सीटें लेकर के भाजपा के पाले में ही पहुंच गए। तो इसे कैसे देखते हैं, क्या समीकरण बन रहा है 24 के लिए हरियाणा में? बिल्कुल, आपने खैर जनता की बात कह दी सोमवीर जी। जो समीकरण, तो आपने भी शब्द प्रयोग कर दिया जाट।
ठीक है। हरियाणा में देखिए जातिगत सच्चाई है, जप्पा के विरोध में वोट गिरे थे, वो अपनी सीटें लेकर के भाजपा के पाले में ही पहुंच गए। तो इसे कैसे देखते हैं, क्या समीकरण बन रहा है 24 के लिए हरियाणा में? बिल्कुल, आपने खैर जनता की बात कह दी सोमवीर जी। जिस समीकरण, तो आपने भी शब्द प्रयोग कर दिया जाट, ठीक है। हरियाणा में देखिए जातिगत सच्चाई है, उसे हम आमतौर पर पत्रकारों को ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि जो सच है उसे कहना चाहिए, उसमें गलत क्या है? सच है, जातिगत राजनीति समय की सच्चाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसे कैसे देखते हैं? तो आपने मेरे सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। मैं जो दोबारा से चाहता हूँ, मैं किसान राजनीति को दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, जातिगत राजनीति को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि हमें जानबूझकर जातियों में, धर्मों में बांटा जा रहा है। चौधरी साहब कहते थे हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं। आज क्यों हमें धर्मों में बांटा जा रहा है? क्यों मुस्लिम को आतंकी प्रदर्शित किया जा रहा है? अभी सिख के बारे में उन्होंने क्या कहा, हिंदू के बारे में आपने किसान आंदोलन के दौरान सब कुछ देखा, हमें क्या क्या कहा। लेकिन हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। देश की जनता को 87 के चुनाव में जैसे 85 सीटें आई थी, तो अकेले जाटों की तो नहीं थी। ऐसे ही देश को इकट्ठा होकर किसान के साथ आना पड़ेगा। किसान देश के युवा को, आप युवा हैं, मेरे से छोटे हैं, अगर आज मैं जातिगत राजनीति दे के जा रहा हूँ देश को, तो मैं आपके लिए क्या अच्छाई छोड़ के जाऊंगा? आप लोग कहाँ उस चीज में कर पाएंगे, हम कहाँ उस चीज को कर पाएंगे? तो हमें इस जो ये गलत चीजें शुरुआत हो गई है, लोक दल इन चीजों को खत्म करेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हरियाणा प्रदेश हो या देश हो, इसको जातियों में, धर्मों में बांटा जाए। सब धर्म में अच्छे लोग हैं, सब देशवासी एक बराबर हैं। लोकतंत्र में, धर्म में आप देखेंगे जो हमारा अधिकार है, धर्म निरपेक्ष देश है, हम सबको समान रूप से देखते हैं। उसकी पहली ही लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, आप भी मैं भी, और हमारे सबके अधिकार समान हैं। तो मैं चाहता हूं दोबारा से समाज को एकजुट करूं, एकजुटता का संदेश दूं। और हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, व्यापारी वर्ग से नहीं है, हमारी लड़ाई कॉरपोरेट वर्ग से है। व्यापारी को आप देखेंगे, जब किसान अनाज उत्पादन करके लेके जाता है, अच्छा अनाज उत्पादन होता है, तो वो छोटे मोटे दुकानदार को, व्यापारी को बेचता है, उससे उन्हें भी कमाई होती है। हमारी लड़ाई बड़े कॉरपोरेट के खिलाफ है। जैसे चौधरी साहब के समय में था, वो कहते थे टाटा बिरला की जागीर नहीं, ये हिंदुस्तान हमारा है। आज वही बात हो गई, अडानी अंबानी ने जगह ले ली। नाम बदल गए, उस समय भी थे। ये बताइए हरियाणा में इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? किस प्रकार से, ऐसा कौन सी कॉरपोरेट की पार्टी आपको लगती है, कॉरपोरेट समर्थित पार्टी, और कौन किसानों का भला कर सकता है, उस पे कोई बात नहीं करता, कोई चर्चा नहीं कर रहा है? इस पे क्या लग गया आपने उल्टा से? आपने मेरी बात कही कि भाई को अभी बताया 9,000 कुछ करोड़ रुपए, तो पार्टी सभी कॉरपोरेट्स का चंदा है। हमारी पार्टी में बताइए कितना आया है कॉरपोरेट्स का? नहीं है। वो तो आप बताएंगे ना उल्टा साहब। आजकल इलेक्ट्रोल बॉन्ड चलते हैं, तो सब कुछ खाता, RTI है, सब कुछ आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूं जो किसान आंदोलन में लोग थे, जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है, वो लोग आगे आए, आप जैसे युवा लोग आगे आए। मैं आज भी आपके कैमरे के सामने कहता हूं, मैं 24 का चुनाव पार्टी लड़ेगी, 50% से ज्यादा सीटें मैं किसानों को दूंगा, और ऐसे गरीब किसानों को दूंगा जिनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि मोदी से लड़ने के लिए दो चीजों की बड़ी आवश्यकता है। एक, पहली चीज कि गरीब होना चाहिए, नहीं तो ये CBI और ED से डराते हैं, आपको पता। ठीक है, गरीब के साथ एक कमजोरी भी अपने आप आ जाती है कि वो गरीब है, उसे खरीदा जा सकता है। गरीब के साथ ईमानदार लोग, तो हरियाणा में जो गरीब ईमानदार लोग हैं, और जिनको ये लगता है कि राजनीति में आने के लिए बहुत धन बल की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, उनको लिए मैं कहना चाहूंगा वो राजनीति में आए। किसी धन बल की आवश्यकता नहीं है, और अगर कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए लोकदल बैठा है, प्रदीप हुड्डा बैठा है, मैं आपकी मदद करूंगा। आप कैसे विकल्प देंगे हरियाणा में? ये भी तो बड़ा सवाल, कैसे? सबसे बड़ा जवाब भी यही है कि विकल्प की जरूरत है। आप ये नहीं छोड़ सकते, ये नेगेटिव मेंटेलिटी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सपा को ला रहे हैं। अरे जिसको ला रहे हैं, हम एक को, गलत को हटा तो रहे हैं,
लेकिन ला अच्छे को रहे हैं। नहीं, ये लोगों को भरोसा कैसे दिलाएंगे? आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि हम अच्छे हैं? इसका सबसे बड़ा भरोसा यही है कि मैं प्रत्याशी किसी परिवार से नहीं लूंगा, मैं लोगों के बीच से लूंगा। मैं सत्ता दोबारा से चौधरी साहब की विचारधारा के तहत लोकतंत्र को देश में जीवित करना चाहता हूं। मैं इस परिवारवाद, जातिवाद राजनीति के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। मैं उस विचारधारा के साथ लड़ना चाहता हूं कि देश में अच्छाई के लिए आए, बुराई को हटाने के लिए दूसरी बुराई ना लाई जाए। देश के जो अच्छे लोग हैं, जो गांव के हैं जी, ये नहीं कि कोई भी बाहर से आकर, और जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत से राज्यसभा सांसद हम बाहर से आकर यहाँ बना दिए जाते हैं जी, बाहर से टिकट लेके बना दिए जाते हैं। वो ना हो, आपके बीच का होना चाहिए, आपके कार्य का होना चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं 50% किसानों को दूंगा, उसमें भी मैं सोच रहा हूँ युवाओं को दूं। जरूरी नहीं मुझे जीत मिल जाए, क्योंकि मेरी लड़ाई विचारधारा की है, अच्छाई की है। जाति धर्म का जो जहर घोल दिया है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। आप यहाँ भी देखेंगे जब पत्रकारिता में शब्द यूज होने लगे हैं, जाट राजनीति, यही राजनीति, इसके अलावा हमें राजनीति करनी है प्रदेश की राजनीति, सबको एक साथ जोड़ने की राजनीति। तो लड़ाई मैं मानता हूँ, लड़ाई बड़ी मुश्किल है, ठीक है, लेकिन असंभव नहीं है। जब 90 ही तो विधायक चाहिए, जब 90 विधायक निकल कर ग्रामीण परिवेश से, जैसे आप हैं, आपके परिवार में हैं, आप किसी राजनीतिक परिवार से नहीं हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्यों नहीं आ रहे राजनीति में? क्योंकि उनको डरा दिया गया है कि राजनीति गलत चीज है जी। वो समझते हैं फिर राजनीति के लिए पैसा चाहिए। ये कुछ चुनिंदा राजनेताओं ने भ्रम फैला दिया देश में कि गलत चीज है, और वो छोड़ते चले गए, और ये परिवार समेत आज आप देखिए ना, कहाँ गई राजनीति। दुष्यंत चौटाला उसी परिवार से हैं, अलग पार्टी से हैं। अभय चौटाला उसी परिवार से हैं, अलग पार्टी से हैं। रणजीत चौटाला उसी परिवार से हैं, अलग पार्टी से हैं। नैना चौटाला जी, ये तो अपनी पत्नियों, बच्चों, बेटियों समेत राजनीति में घुसते जा रहे हैं। भाई इनके बच्चे फौज में क्यों नहीं जाते जी? दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला अच्छे हैं, 6 फुट नौजवान हैं, क्यों नहीं फौज में भर्ती हुई? एमएलए सांसद ही बनना है क्या उनको? क्या कोई इस देश में नए सांसद विधायक पैदा नहीं हो सकते? तो लोक दल बेशक सत्ता में रहे ना रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन आवाज किसानों की उठाएगी, राजनीति किसानों की करेगी, कोई जातीय राजनीति नहीं करेंगे, और देश और प्रदेश की होगी। और आज विकल्प मांग रहा है देश जी। और आप देखिएगा सौम्य जी, जरूर होगा, शायद मैं आपसे बड़ा हूं, मैं देख पाऊं ना आप देख पाऊं, हमने जिस पौधे को लगाया है आप लोग जरूर देखेंगे, ये पेड़ बनेगा, दोबारा से 87 वाली लहर आएगी, और कम से कम 72 सीटों के साथ आएगी, और प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो किसी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी नहीं होगा, जो एक गांव से और गरीब किसान होगा। हमें यहाँ जयंत चौधरी, दुष्यंत चौटाला और इनकी अखिलेश यादव की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है चौधरी छोटू राम की, हमें जरूरत है चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह जब स्वर्गवास हुआ उनका, उनके खाते में 112 रुपए थे, वो थी राजनीति। हमें वो चाहिए, हमें उनके परिवार के लोग नहीं, हमें इस देश में निरंतर राजनेता। अगर मैं आज आया हूं, जरूरी नहीं मेरे बेटे को देना। चौधरी साहब बिल्कुल सही कहते थे कि मेरे बेटे को नहीं, गरीब किसान को लाओ। हम आज भी उसी विचारधारा पर हैं, हम आज भी परिवारवाद राजनीति नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का छोटा व्यापारी ये सत्ता में आए, क्योंकि ये देश को जमीन से देखते हैं, और जो बड़े परिवार कॉर्पोरेट्स कहें वो ऊपर से देखते हैं। जैसे इकोनॉमी में पॉलिसी होती है, एक टॉप पॉलिसी होती है, एक बॉटम की पॉलिसी। ये हुड्डा साहब, ये भाषण हो गया ज्यादा, इंटरव्यू कम और भाषण ज्यादा हो गया। तो ये बताइए कैसे आएंगे? आप कह रहे हैं कि ये पौधा हमने लगाया है, तो इस पौधे को पानी कैसे देंगे? रणनीति कैसे होगी? कैडर कहाँ है? ये तो बातें होगी, कैमरे की बातें, मीडिया की बातें, लेकिन कैडर और जो जमीनी कार्य है उस पे क्या रणनीति बना रही है लोकदल? नहीं, बिल्कुल कैडर है हमारा। आज हमारे ये जरूर मान सकता हूं मैं कि हम कम हो गए हैं
जी। क्योंकि जातीय राजनीति हावी होने की वजह से प्रदेश कार्यालय है रोहतक में, कैडर है हमारा, पूरा महिला मोर्चा का कैडर है, युवा मोर्चा का है, हमारा कार्यालय रेवाड़ी में कार्य कर रहा है। आज हमारे 2 कार्यालय हरियाणा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन 2022 के अंत तक आपको पूरे 22 जिलों में दिखेंगे। और सभी को जो गांव से है, जो मैंने अभी कहा कि जो राजनीति हो गई है वो पैसे की हो गई है, बड़ी दिक्कत है, लेकिन उन तीनों से हम तीनों ताकतों से सामना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से, मनी, माइंड, तीनों से, और मसल जो ये कर रहे हैं ना, ये किसान को डरा रहे हैं। आज किसान आंदोलन ही सक्सेस क्यों हुआ है? क्योंकि किसान गरीब था। अगर वहां नेता होते तो ईडी आ जाती, ठीक है। किसान मसल पावर में भी इनसे तगड़ा है, किसान के बेटे किसान माइंड पावर में भी है इनसे, और मनी पावर में भी हम देखेंगे। हम गांव के किसान से चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ेंगे, और कोई प्रत्याशी जिसके पास पैसा है नहीं है, हम प्राथमिकता ही उसको देंगे जो गरीब है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ है, वही देश का और प्रदेश का विकास हो सकता है जी। तो ये उनको लाने की कवायद तो है, भाई और जरूर पहुंचेंगे। काफी लंबा हो गया इंटरव्यू, आपने सुना, ये थे हमारे हुड्डा साहब, प्रदीप हुड्डा जी। अगर वीडियो अच्छा लग गया तो शेयर कर दियो, और यो चेहरा था हमने भविष्य में हरियाणा में बार बार देखने में लगा, क्योंकि यूपी के बाद इन एंट्री आड़ा हरियाणा में मार ली है, और 72 सीट लेने की बात कर रहे हैं, क्यों कराऊंगी क्यों करनी, वो तो इनने न बेरा भाई। और हम देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर, और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। धन्यवाद सर।